और एक बड़े रोल मॉडल के तौर पर स्मृति जी रही हैं, हमेशा से इंस्पायर किया है जनरेशन्स को, हमारी जनरेशन्स को और मेरे बाद जो जनरेशन्स आई हैं उन्हें। तो सबसे पहले तो हम गुजरात में हैं, तो स्मृति बेन केम છો? મજામાં જી, બોલો. એટલે આપણે તમને જોઈએ તો આખું ઇન્ટરવ્યૂ ગુજરાતીમાં કરીએ. नो नो नो, आई हैव लर्न. કારણ કે ગુજરાતમાં આવી માંડ કેમ છો બેન ના ચાલે કેમ? आई हैव लर्न जस्ट 2 sentences. સો કેવું વાતાવરણ લાગે છે ગુજરાતને? બોલો કેવું છે વાતાવરણ? કોના માટે છે વાતાવરણ? अगर आपको सामने से जनता से जवाब मिल रहा है, इससे बड़ा जवाब और क्या होगा? मुझे लगता है कि राजनीतिक दल के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि दल जब जनता के सम्मुख प्रस्तुत हो तो अपने कार्यशैली की दृष्टि से समय अवधि में और विशिष्ट मर्यादाओं के मध्य में क्या क्या हम कर पाए वो जनता के सम्मुख हम प्रस्तुत करते हैं। और एक एनआरजी के नाते, नॉन रेजिडेंट गुजराती के नाते, ये मेरा सबसे बड़ा गौरव है कि यहाँ पर नरेंद्र भाई मोदी को सबसे प्रेम, सबसे सम्मान प्राप्त है। तो ये भाजपाइयों का गौरव है कि हमें गुजरात की जनता इस चुनाव में घर घर आकर वोट मांगने का सौभाग्य दे रही है। स्मृति जी, मैंने बहुत स्पोर्ट्स कवर किया है और राजनीति को मैं उसी पर्सपेक्टिव के साथ देखने की कोशिश करती हूँ। तो जब सचिन तेंदुलकर के सामने शोएब अख्तर या ब्रेट ली या ग्लेन मैग्रा जैसा क्वालिटी पेसर आता है तो बहुत मज़ा आता था ना। ऐसे ही रॉजर फेडरर का मुकाबला हम में से ज़्यादातर लोग राफा नडाल के साथ देखना चाहते हैं, राइट और रॉन्ग? ऐसा ही रोमांच आपके भी कुछ मुकाबलों में आता है। आजकल वायनाड और अमेठी की दूरी ज़्यादा बढ़ गई है। पता नहीं, मैं क्योंकि अमेठी से सांसद हूँ तो ये नहीं जानती कि जिनको चलता किया था 2019 में अमेठी से, वो अब भी भारत में क्यों चल रहे हैं। ये जवाब उनसे पूछिए, हमसे नहीं, लेकिन वो तो आए थे, एक दिन के लिए आए थे यहाँ इस मंच पे। नो नो नो, गुजरात में आए थे। नहीं, मुझे लगा कि सूरज कुछ अलग ही दिशा से उगा होगा जब वो पहले से निर्धारित प्रश्नों का उत्तर देने किसी खुले मंच में किसी ऑडियंस के सामने अनप्रिपेयर्ड आ जाएं, तब समझ आएगा कि उस दिन सूरज दक्षिण से निकला है। अच्छा, वो ये कह रहे हैं कि भारत जोड़ना इस वक्त बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप और आपकी पार्टी भारत है क्या? हिंदुस्तान क्या टूट गया है? उन्होंने ये भी कहा कि मैं भारत को समझना चाह रहा हूँ। जो 18 साल से सांसद है वो संसद में 18 साल रहे लेकिन भारत को जान नहीं पाए। मतलब एक सीट ज़ाया की उन्होंने। एक कर्मठ हिंदुस्तानी उस सीट के माध्यम से जनता की सेवा कर सकते थे जो 18 साल उन्होंने गंवाए। और 50 साल से ज़्यादा जिसकी उम्र हो चुकी हो वो ये कहे कि मैं अपने देश को आज तक जान ना पाया। आप समझ सकते हैं वो मानसिकता किस प्रकार की है। ये मिट्टी ऐसी है कि आपने जन्म लिया जनता के मध्य में, ज़रूरी नहीं नेता के नाते, साधारण नागरिक के नाते ही। हम विविध प्रकार की भाषाएं, प्रांत, संस्कार, हमारा ये सौभाग्य है कि हम सब अपने नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन में सीख लेते हैं। यहाँ 20 साल के बच्चे होंगे, 30 साल के व्यक्ति होंगे, 40 साल के लोग होंगे। कोई आपको ऐसा मिला है जो कहे कि मैं अपने देश को नहीं जानता? तो ये सज्जन पहली बार ऐसे हैं जो 18 साल संसद में रहे और अपने देश को जान नहीं पाए। उनकी पार्टी तो ये भी कह रही है कि आप की पार्टी जो है घबराई हुई है, आपको उनके चंदन के टीके और त्रिपुंड से डर लगता है। किसके चंदन के टीके से? राहुल गांधी। देखिए, चंदन का टीका जब आराध्य के लिए लगाया जाए तो वो एक प्रेरणा बनती है समाज के लिए। चंदन का टीका जब राजनीतिक मंच पर लगाया जाए और चुनावी हिंदू बना जाए तो ये पब्लिक है, सब जानती है, अच्छे बुरे का फर्क पहचानती है। और खासकर गुजरात में आए हैं तो गुजराती तो
उनकी नज़र काफ़ी तेज़ है। वो जानते हैं कि जो कोट पर जनेऊ पहनते हैं वो कितने धार्मिक हैं। लेकिन आप वो जो कह रहे हैं कि आपकी पार्टी तोड़ रही है देश को, कहाँ? नफरत की सियासत करती है कहाँ? बीजेपी और आरएसएस। जिसने हिंदू को आतंकवादी कहा वो हमको सिखा रहा है नफरत क्या है। नफरत की सियासत किसने की? जिसकी पार्टी में एक नेता ने ये कह दिया कि देश के जितनी भी व्यवस्थाएं उसमें सबसे पहला हक किसी एक विशिष्ट धर्म का है, वो हमको बतला रहे हैं। पहले तो ये स्पष्ट करें कि ललाट पर चंदन लगाने से पहले याद किया था हिंदू को आतंकवादी कहा था? उनकी पार्टी ये कह रही है कि अब उन्होंने परिवार मुक्त कर दिया। उनकी पार्टी उनके बारे में क्या सोचती है, ये गुजरात में इसका लक्षण आप देख चुके हैं। એટલે માણસ આવે અને એનો નેતા એને છોડીને જતો રહે કે ભાઈ તું જ કર તારું, મારે નથી કરવું ટ્રાન્સલેશન. અને ગુજરાતમાં ક્યારે ગુજરાતીઓને હિન્દી નથી આવડતી? आप ढोंग देखिए कि आप ट्रांसलेशन चाह रहे थे, गुजरातियों को हिंदी नहीं आती क्या? नहीं आती होती तो सास भी कभी बहुती भी नहीं चलता यहाँ. એટલે ભરતભાઈ મૂકીને ગયા કે ભાઈ બાપુ જવા દે. अच्छा, उनकी पार्टी ने जो पोस्ट थी, प्रेसिडेंट की पोस्ट थी, जो कि आपकी पार्टी काफ़ी हमलावर भी थी, तो आप इसका क्रेडिट भी ले किसकी सकते हैं। प्रेसिडेंट पोस्ट, कांग्रेस प्रेसिडेंट पोस्ट, उसे आपने गांधी president परिवार देखे हैं मुक्त कर कहीं? दिया। प्रेसिडेंट खड़गे साहब उनके, ही लुक्स लाइक अ हॉस्टेज. और हिमाचल प्रदेश का अभी भी जब चुनाव हुआ तो उनके पूरे बैनर से उनके प्रेसिडेंट की छवि गायब थी. तो ये तो सब जानते हैं कि उन्होंने प्रेसिडेंट अपने परिवार में क्यों नहीं रखा, क्योंकि ये संकेत है देश को कि कांग्रेस पार्टी ने पहली बार देश को बतलाया है कि गांधी खानदान उन्हें उनके अध्यक्ष पद पर मंजूर नहीं है. ये बीजेपी का विषय नहीं है, देश का विषय नहीं है. पहली बार कांग्रेस के इतिहास में सार्वजनिक उनकी 2 पीढ़ियां कांग्रेसियों ने नकार दी और कहा नहीं, इनमें से किसी को बनाओगे तो हमारी पार्टी ध्वस्त हो जाएगी, किसी और को बनाओ. This is an acceptance by the Congress party that the Gandhis are not worth it. Would you like to take the credit of it? Why would I take the credit? आपकी पार्टी ने इतना हमला किया, इतना Just आक्रमण। because 2019 में भारत के इतिहास में पहली बार सिटिंग कांग्रेस प्रेसिडेंट को हरा दिया तो सारा का सारा क्रेडिट आप मुझे नहीं दे सकते. लेकिन हाँ, शुचिता से राजनीति करना, गवर्नेंस की दृष्टि से समाज से अगर प्रश्न उत्पन्न होते हैं तो उसका जवाब देना, ये हर राजनेता का अधिकार भी है और जिम्मेदारी भी. अगर वो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर पाए तो न सिर्फ जनता ने उनको नकारा बल्कि कांग्रेस पार्टी ने उनको नकार दिया. हिमाचल प्रदेश में प्रचार तक के लिए नहीं बुलाया राहुल गांधी को. तो कांग्रेस जिसको त्याग रही है उसको जनता हिंदुस्तान की क्यों अपनाए? नहीं, उस पर तो वो कहते हैं कि अगर मैं भारत जोड़ो यात्रा लेकर हिमाचल चला जाता था तो ये बीजेपी कहती है कि ये तो चुनाव के लिए करना है, देश के लिए इसका नहीं कर मतलब वो जो भी करते हैं बीजेपी के डर से करते हैं. इसका मतलब उनकी इंडिपेंडेंट कोई सोच नहीं है. एक आदमी 18 साल संसद रहता है और कहता है मैं देश को नहीं जानता, और जो भी करता है उसके बाद कहता है कि मैं जो कर रहा हूँ बस केंद्र बिंदु में बीजेपी क्या सोचती है, बीजेपी क्या करती है, बीजेपी क्या कहती है. हमसे ज़्यादा नाम तो वो हमारा रटते हैं. तो चलिए, आपको सूट करते हैं, आपकी पार्टी के तो कई नेता ये बिल्कुल भी सूट कहते करते हैं. वहाँ मैं तो और लाओ और भरत भाई छोड़ के जाते रहें स्टेज, हमारे लिए तो बहुत अच्छा है. अच्छा, गुजरात की सियासी पिच की बात करें मैम, तो अभी आपने अचार की स्टोरी शेयर की थी, बहुत वायरल हुई, बहुत अच्छा लग रहा था वो अचार. तो मैं घर में अचार बना रही हूँ, बाहर मैं कीमा बनाती हूँ. मैं गुजरात के चुनावी आचार की आपसे बात करना चाह रही थी. देखिए अदिति जी, मेरे लिए गुजरात के संदर्भ में जब भी चर्चा होती है
और जैसे कि मैंने कहा, मैं NRG हूँ, नॉन रेजिडेंट गुजराती हूँ। आई एम मैरिड टू अ पारसी गुजराती फैमिली। तो अगर आप उनकी आकांक्षाओं को, अपेक्षाओं को या चुनाव से संबंधित उनकी सोच को एक हास्यास्पद तरीके से प्रस्तुत करेंगे तो मुझे थोड़ा अटपटा सा लगता है, क्योंकि राजनीति, राष्ट्रनीति, ये दोनों ही बहुत गंभीर मुद्दे हैं। गुजरात की जनता ने सतत हमको इतने वर्षों से समर्थन दिया, उसके पीछे क्या भावनाएं हैं, उनकी अपेक्षा क्या है कि भाई रस्तो તમે બનાવી લેશો, રસ્તા बनाएंगे, તમે गरीब માટે घर બાંધીને આપશો। गुजरात का गौरव क्या है? 2013 में जब राष्ट्र के सम्मुख राष्ट्रीय चुनाव हुए और उसके लिए हर राजनीतिक दल में बौखलाहट सी थी कि कहीं भाजपा नरेंद्र मोदी को तो प्रस्तुत नहीं कर देगी, तब हर गुजराती देश भर में ये कहता कि भाई आप बिजली की बात कर रहे हैं, हमारे हर गांव तक बिजली पहुंच चुकी है। आप सड़क की बात करते हैं, हमारे हर गांव तक पक्की सड़क पहुंच चुकी है। आप सुशासन की बात करते हैं तो नरेंद्र भाई सुशासन को गुजरात में प्रशासनिक और सामाजिक स्तर पर परिभाषित करते हैं। और गुजरातियों के उस गौरव को ठेस तब पहुंची जब नरेंद्र भाई के संदर्भ में कांग्रेसियों ने कहा चाय वाला कभी प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, और गुजरातियों ने कहा हमें करीने बतावीशु तुमने। और सतत आप राहुल गांधी की बात करती हैं, आप विपक्ष की बात करती हैं। उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ, उत्तर प्रदेश के चुनाव की मैं साक्षी हूँ। वहाँ इन लोगों ने क्या कहा, अरे ये गुजराती आए हैं, आ लोगों ने हटाओ यहाँ थी। मतलब कि गुजराती होना विपक्ष की दृष्टि से पाप है, गुजराती का कॉन्फिडेंट होना विपक्ष की दृष्टि से अभिशाप है। और जो लोग गुजरात और गुजरातियों को अपने अपने क्षेत्रों में गाली बकते थे, आज किस मुंह से यहाँ आकर वो वोट मांग रहे हैं? और अगर मांग रहे हैं तो उनका गुजरात की जनता क्या हश्र करेगी, वो आप चुनाव में जानती हैं। क्या हश्र करेगी? आपको क्या लगता है बीजेपी को कितनी आपकी सीटें तो मिलने जा संवाद रही की हैं? शुरुआत ही हो गई थी, क्या लगता है? यहाँ पर एक भी भाजपा ही नहीं है आपकी ऑडियंस में। और ये नई जनरेशन है, बहुत सारे यंग चेहरे देख रही हूँ। इन लोगों ने वो समय देखा नहीं जब यहाँ पर गुंडों का राज था, जब कर्फ्यू होता था, जब बिजली नहीं थी गांव में। इन लोगों ने वो वक्त नहीं देखा, लेकिन अध्ययनशील हैं, कहीं ना कहीं पढ़ा है, बुजुर्गों से सुना है, और ये नहीं चाहते कि वो काल दोबारा लौटे। और गुजराती कभी भी एस्पिरेशनल है, हाथ नहीं फैलाता, हमेशा कहता है कि बस एक मौका आप दो, एक मौका दो, हम अपनी मेहनत से बनाएंगे अपने आप को, अपने परिवार को, अपने समाज को। और गांधी खानदान की राजनीति क्या रही है कि वो मठाधीश है राजनीति के, वो जहाँ जिसको जो बांटेंगे आपको उनके अधीन रहना है, हाथ जोड़कर है। गुजराती नमे नहीं, એટલે નમો છે વડાપ્રધાન। तो टक्कर तो किसी से है गुजरात चुनाव में, किससे टक्कर है? आम आदमी पार्टी से कि मुझे कांग्रेस लगता है से? राजनीति और विशेषतः लोकतंत्र का सबसे बड़ा आभूषण है कि हर राजनीतिक पक्ष को अधिकार है कि वो अपने मुद्दे लेकर जनता के सम्मुख जाए। हाथ वाले तो विदा हो चुके हैं, झाड़ू वाले आए हैं। इन झाड़ू वाले क्या लेकर आए हैं, ये देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गुजरात में चुनाव एकमात्र लोकतांत्रिक ढांचे का अंग नहीं है, समाज को प्रभावित करने वाला भी एक अंश माना जाता है। और हमारे समाज में, और मैं गुजराती बहू होने के नाते कह रही हूँ, हमारे समाज में किस प्रकार की राजनीति की अपेक्षा की जाती है। हाल फिलहाल में आपने दिल्ली में देखा, आम आदमी पार्टी का एक नेता जेल में एक नाबालिग के रेप की सज़ा काटने वाले से अपनी सेवा करा रहा है। यहाँ जितने गुजराती बैठे उनसे पूछे, आवा मानस ने हमें घर में घुसवा नहीं दी है। और देश की राजनीति में कभी ऐसा हुआ नहीं है, उसका कोई जवाब नहीं है इनके पास। मैं महिला होने के नाते बड़े संकोच से कह रही हूँ, लेकिन ये सत्य है। आप वो वीडियो देखें, आपको दिखाई देता है किस अहंकार की मुद्रा में वो व्यक्ति वहाँ बैठा है। उसको चिंता नहीं है समाज में,
उसके बारे में क्या चर्चा होगी? उस राजनीतिक पक्ष को चिंता नहीं है। बाकी सब छोड़ दीजिए। ऐसे लोग राजनीति में क्या मकसद लेके आए हैं? क्या संदेश लेकर आए? ये युवा पीढ़ी के लिए आप इन युवा नौजवानों से पूछ लीजिए, चाइल्ड रेपिस्ट का सेवा लेने वाला इनको स्वीकार होगा क्या? संभव नहीं है। तो आप जब कहती हैं सामने है बीजेपी के, कौन है मुझे बताइए। लेकिन झाड़ू वाले ये कह रहे हैं कि इस बार टक्कर है मोदी मॉडल वर्सेस दिल्ली मॉडल। माय इशू इज, देखिए केजरीवाल जी की पुरानी आदत है, जब मोदी जी काशी से चुनाव लड़े थे तो वो हर जगह घूमते फिर रहे थे, देखो मैं हरा दूंगा। शू थયું बच्चे आजमा चुके हैं मोदी को आमने सामने काशी में, और तब नरेंद्र मोदी पहली बार गए थे काशी में प्रतिनिधि बनने। ऐसा नहीं था कि आप उनके ऊपर ये दोषारोपण करें कि भाई आप तो गुजरात से लड़ रहे थे, उत्तर प्रदेश से लड़ रहे थे। कांग्रेस के लोग वहाँ पर उसको अपना प्रेस्टीज इशू बनाकर बैठे थे, और केजरीवाल जी गए कि देखो देखो मैं मोदी को हराने वाला हूँ। आमने सामने जिसकी टक्कर हो चुकी है, जो मुंह की खा चुका है, अब आके यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? और जिनको उन्होंने प्रदेश की अपनी जिम्मेदारी सौंपी है, वो गुजरात में मंदिरों के बारे में, हिंदू धर्म के बारे में, औरतों के बारे में क्या बोल रहे हैं? बाकी सब छोड़ दीजिए। नरेंद्र मोदी की 100 साल की माँ ने क्या गुनाह किया भाई? हमें बा ने कोई नहीं पण गाड़ो आपिए, नहीं करता कोई। गुजरात का ये संस्कार नहीं है, तो किससे टक्कर? और आप मुझे बताएं, व्हाट इज योर, आज भाजपा की एक सांसद नहीं बल्कि एक प्रतिनिधि होने के नाते मैं बता सकती हूँ भाई, ये सोशल पैरामीटर है, ये पॉलिटिकल एजेंडा है, ये इकोनॉमिक एजेंडा है। इस पे भारतीय जनता पार्टी ने अब तक काम किया, आगामी समय में इस पे हम लोग काम करेंगे। आपको कोई इसको काउंटर करने वाला अपना मॉडल दे रहा है? नहीं मैं बिजली दे दूंगा फ्री में। गुजराती खैरात पर नहीं जीता कभी। तो कुल मिलाकर ये इलेक्शन जो है गुजराती अस्मिता का इलेक्शन है। बात अस्मिता की नहीं है, बात कॉन्शियसनेस की है, जिम्मेदारी की है। ये जिम्मेदार नागरिक यहाँ बैठे हैं, इनको पता है कि ये देश कोविड के बाद कैसे उभर रहा है, वैश्विक क्या आर्थिक परिस्थिति है, ये जानते हैं। दे वेल रेड, दे वेल इन्फॉर्म्ड, और ये जानते हैं कि अगर ये जो रेवड़ीवाल जी कर रहे हैं उसका आर्थिक परिणाम क्या होगा। और ये बोझ जो है इस जनरेशन को आगे उठाना पड़ेगा। साल 2008 में मनमोहन सिंह जी का एक ऑन रिकॉर्ड वक्तव्य है कि आज कांग्रेस पार्टी फ्यूल को लेकर जो जो काम कर रही है उसका खामियाजा आने वाली पीढ़ी को भुगतना होगा। 1,30,000 करोड़ का बिल छोड़ गए थे वो हमारे लिए, उसमें से 93,000 करोड़ अब तक हम लोग पे कर चुके हैं। तो क्या इस जनरेशन के लिए आगे बोझ बढ़ाकर जाना है या कम कर कर जाना है इनके लिए बोझ? लेकिन उनका आर्ग्यूमेंट ये है कि अगर स्टेट कमा रहा है तो जनता को वापस देने में क्या दिक्कत है? स्टेट कमा रहा है तो कहाँ जा रहा है? जेल मंत्री के मसाज के लिए? स्टेट कमा रहा है तो कहाँ जा रहा है? कि उनका एक मंत्री बैठकर दारू के लाइसेंस में पैसा खा सके? आप अगर केजरीवाल जी की बात कर रहे हैं, मैं आज दंगे की चोट पर कह रही हूं, आरटीआई का एक जवाब है, उन्होंने अपने विधानसभा के विस्तार में 7 साल में एक स्कूल नहीं खोला। स्टेट कमा रहा है तो कहाँ है वो पैसा? अपने विस्तार में ना स्कूल खोलते हैं, ना स्कूल जाते हैं, ना कोई व्यवस्था देखते हैं। 600 से ज्यादा वहां झुग्गी झोपड़ियों का क्लस्टर है जहां पीने का पानी नहीं है। तो स्टेट कमा रहा है, कहां जा रहा है? पंजाब में जहां उनकी सरकार बनी वहां पर प्रशासनिक अधिकारी कह रहे हैं अरे मेरी तनख्वाह दे दो टाइम पर। जा रहा है, हाँ, बहुत सारी जगह पर एडवर्टाइजमेंट के लिए पैसा जा रहा है, निश्चित रूप से वो तय करते हैं मेरे लिए ये जर्नलिस्ट आएगा, वो जर्नलिस्ट आएगा, मुझे ये पूछोगे, यहां ऐसे पूछोगे। जब से सत्येंद्र जैन जी वाला वीडियो बाहर, मैं जी कह रही हूं अभी भी जब से वीडियो आया आपको दिखे हैं कहीं पे?
जवाब देते हुए सीधा नहीं दिखेंगे। एक मंच तैयार करवाएंगे जहां पर प्री ऑर्डेन्ड क्वेश्चन उनसे पूछा जाएगा, अच्छा अच्छा बोल के निकल जाएंगे। और अगर हिमाकत की किसी पत्रकार ने, और दिस इज द मोस्ट, मैं सबको जनता को बताना चाहती हूँ, दिस इज द मोस्ट वेल नोन सीक्रेट इन द मीडिया बिजनेस, एक जर्नलिस्ट ने अगर गलती से उनके खिलाफ कुछ बोल दिया, वो जर्नलिस्ट नौकरी से जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले राघव चड्ढा थे, राघव चड्ढा यही बात आपकी पार्टी के लिए कह रहे थे। कहाँ भाई, डेली तो मोदी को गाली देते हैं इतने लोग। और राघव चड्ढा बोल रहे हैं ये, उनसे आपने पूछा नहीं जेल में क्या हो रहा है? पूछा था? क्या बोले? फिजियोथेरेपी चल रही थी। मैं स्तब्ध हूं कि बिना किसी शर्म के वो जनता के सामने प्रस्तुत हुए, बिना इस जवाब के कि एक चाइल्ड रेपिस्ट से क्यों सेवा ले रहे हैं। और वो आए, आपके सम्मुख बैठे, और यहां कोई उत्तेजित नहीं हुआ, किसी ने नहीं पूछा। आप सोच सकते हैं उस लड़की जिसका बलात्कार हुआ, जिसके बलात्कारी ने ये सब किया, उसका परिवार क्या सोच रहा होगा कि भैया इसने तो मंत्री के साथ अपना कांटेक्ट बिठा लिया है। कैन यू इमेजिन दैट फैमिली? मीडिया के किसी अंश ने वो वीडियो निकाला, इसका मतलब बीजेपी ने मीडिया खरीदी है। क्वेश्चन ये कोई नहीं कर रहा कि आप जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। अब क्वेश्चन ये है कि हम फाइल कर दें कोर्ट में दस्तावेज कि हम जो कर रहे हैं उसको दिखाओ मत। अच्छा, वो हिंदुत्व के ट्रैक पर भी है। आप राम मंदिर बनवाया, वो कह रहे हैं वो मुफ्त अयोध्या यात्रा करवाएंगे, वो ये भी कहते हैं नोट पर लगाइए लक्ष्मी जी गणेश जी की तस्वीरें। आजकल एक बार भगवान का अपमान कर दिया, उसके बाद ताबड़तोड़ भागे, अगले दिन दिवाली का अगले दिन भागे, अच्छा हम मोदी जी से ये निवेदन कर रहे हैं। रामलला के मंदिर के संदर्भ में जब आने वाला था वर्डिक्ट, तब कह रहे थे भाई कोई मंदिर मत बनाओ, अब यात्रा करवा रहे हैं। उनको लगता है उनका दोगलापन कोई ट्रैक नहीं रख रहा है क्या? जो रामलला का मंदिर नहीं बनवाना चाहते थे, आपके मंच पे आज आके कह रहे हैं हम यात्रा कराएंगे। हाँ, भगवान के सामने तो झूठ ना बोलो। और जो अन्ना के नहीं हुए वो राम के कहाँ होंगे। अच्छा, गुजरात की फाइट में एक और कैरेक्टर है असदुद्दीन ओवैसी। असदुद्दीन ओवैसी ये कह रहा है कि इस वक्त बीजेपी और आम आदमी पार्टी में एक कंपटीशन चल रहा है और दोनों ये साबित करना चाहते हैं गुजरात की जनता के सामने कि वो बड़े हिंदू हैं। आम आदमी पार्टी के बारे में अगर आपको ये शंका है कि उनका हिंदू धर्म से कोई लेना देना है, तो मैं इस शंका का थोड़ा बहुत समाधान करना चाहती हूँ। यहाँ अगर कोई हिंदू बैठे हैं तो उनसे पूछिए झाड़ू का हमारे यहाँ क्या महत्व है। धर्म की दृष्टि से और कमल का क्या महत्व है। विषय ये नहीं है हिंदू कौन, हिंदूवादी कौन। विषय ये है कि हम मुद्दों पर बात करें जो विकास से संबंधित है। और जहां तक मुद्दों की बात है तो एक मुद्दा उठा लेती हूं, आयुष्मान भारत। देश भर में 19 करोड़ कार्ड बांटे गए, 3 करोड़ 50 लाख से ज़्यादा अस्पतालों में और 28,000 अस्पतालों को एम्पैनल कर हॉस्पिटल के एडमिशन कराए गए। हम महिलाएं हैं तो सर्विकल कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर की 7 करोड़ से ज़्यादा औरतों ने स्क्रीनिंग कराई। इसका मतलब एक गरीब परिवार को 5 लाख की व्यवस्था हर साल मिलना ये बुरा नहीं है,
लेकिन केजरीवाल जी की पॉलिटिक्स देखिए, ये जानते हुए कि गरीब की मदद हो जाएगी वो आयुष्मान भारत को लागू नहीं करते पॉलिटिक्स के लिए। तो अगर हम उन मूल मुद्दों पर आए, जब चुनाव नहीं था, जब पंजाब में उनकी सरकार नहीं थी, तब बार बार कहते थे अरे दिल्ली में प्रदूषण हो रहा है पंजाब की वजह से। अब उनकी पंजाब में सरकार बन गई, पहले कहते थे हमारी सरकार बना दो हम सारा प्रदूषण बंद कर दें, अब बन गई, अब कह रहे भाई प्रदूषण सिर्फ हमारा प्रॉब्लम नहीं है। तो आप हर बार पोस्ट अपना चेंज करते जाते हैं, पोजीशन अपना चेंज करते जाते हैं, वो आपका अधिकार है, नो प्रॉब्लम। लेकिन जनता को तो इतना ना समझ ना समझे। जनता तो ट्रैक रखती है। नहीं तो वो ये कहते हैं कि भाई दिल्ली में हमें 2 बार मैंडेट मिला, पंजाब में हमें इतना एक तरह की वेव वहां पर देखने को मिली। पंजाब में हिंदू धर्म की बात करते हैं, एक हिंदू को सरेआम गोली मार के हत्या कर दी। क्या किया उन्होंने? सरेआम गोली मार दी, क्योंकि वो बड़े गर्व से कह रहा था हाँ मैं हिंदू नेता हूँ, हिंदू धर्म के संरक्षण के लिए मैं धरना दे रहा हूँ। धरने में उसको गोली मार दी। आपने पूछा राघव चड्ढा से जब वो आए थे? या तो सर तन से जुदा हो जाता है, या तो सार्वजनिक गोली मार देते हैं, या तो हमें आतंकवादी बोलते हैं। तो ओवैसी साहब तो छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर ओवैसी साहब के और उनकी पॉलिटिक्स के बारे में किसी को कुछ समझना है तो यूट्यूब काफ़ी है, जाइए देखिए क्या बोलते हैं। अच्छा, मोबी में जो हादसा हुआ जिसमें 140 लोगों की दुखद मौत हुई, इसलिए आप अपने कान का लगा रही थी, वो एडिट से बोला होगा, पूछ लो। नहीं थोड़ा। नहीं 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 हाँ हाँ, ऐसा नहीं एक्चुअली। कोई बात नहीं, इस इतना तो टेलीविजन मैंने भी किया है। नहीं नहीं, आपने टेलीविजन बिल्कुल किया है, आपने टेलीविजन बहुत किया है, मुझसे कहीं ज़्यादा किया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन एक्चुअली दिस इज़ टू नो व्हेन आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम सो दैट आई कैन शूट माय क्वेश्चंस फॉर बीइंग फैक्चुअल, टू बी ऑनेस्ट। मैं तो कभी आपके ऑनेस्टी पे शक कहाँ नहीं नहीं, मैं आई एम जस्ट पुटिंग द फैक्ट्स राइट, आई एम जस्ट पुटिंग द फैक्ट्स राइट। नहीं, मोरबी आपके ओपोनेंट्स का यही कहना है कि वोटर नहीं भूलेगा ये जो मोरबी में हुआ, मुझे क्योंकि जो ऐसा एक्शन लगता है देखने को कि मिला। मोरबी में जिस व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी ने सेवा का मौका दिया प्रत्याशी के रूप में, वो इस बात का स्वरूप है कि जब मुसीबत आती है तो अपनी जान के बिना परवाह किए लोगों की मदद करने के लिए हमारे प्रत्याशी स्वयं उपस्थित हुए थे। जहाँ तक कि प्रशासनिक स्टेप लेने की बात है तो उस पर जो जांच एजेंसी बैठाई गई है, जिसके परिणाम एक रिपोर्ट के माध्यम से आए हैं, और जो गिरफ्तारियां हुई हैं, वो अपने आप में संकेत है कि प्रशासन ने बहुत ही गंभीरता से इस विषय को लिया है। और प्रधानमंत्री जी का स्वयं वहाँ जाना, मौके का जायज़ा लेना, इंक्वायर करना, ना सिर्फ लोगों के स्वास्थ्य के बारे में बल्कि क्या हुआ, मुझे लगता है ये बतलाता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहे केंद्र में हो या प्रदेश में हो, ऐसे हादसे को जो दुखद है, अमानवीय है, उसको कितनी गंभीरता से लेती है। नहीं, लेकिन जो क्रिटिसिज्म रहा उसमें ये कहा जा रहा है कि जो कर्मचारी थे, जैसे गेट कीपर था या सिक्योरिटी गार्ड था, ऐसे लोगों पे एक्शन लिया गया जो बड़े लोग थे। जो लोगों ने एक्शन लेने की श्रृंखला में जिन जिन का अरेस्ट हुआ है, जिन लोगों ने, क्योंकि मेरे पास अभी वो रिपोर्ट है नहीं, लेकिन जिन जिन लोगों ने इशू किए ज़्यादा टिकट्स एज़ कम्पेयर टू जितने लोगों को वहाँ होना चाहिए था, मुझे लगता है उन पे एक्शन बनता है। लेकिन चूंकि मैं इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा नहीं हूँ और केंद्रीय मंत्री हूँ, इसलिए उस इन्वेस्टिगेशन जो ऑनगोइंग है उस पर टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। लेकिन हाँ, जो जो उसमें सहभागी बने, निश्चित रूप से उन्हें दंड मिलेगा। जो गिरफ्तार हुए हैं वो बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन में कहीं ना कहीं प्रमाण मिला है इसलिए गिरफ्तार हुए हैं, बिना प्रमाण के गिरफ्तारी नहीं होती। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि आप माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर भी हैं, मेरे कुछ उससे जुड़े हुए सवाल है। जैसे यूसीसी, जो कि गुजरात चुनाव में भी जिस पर बहुत बात हो रही है, बीजेपी के कई नेताओं से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि ये महिला सशक्तिकरण से भी जुड़ा हुआ मुद्दा है। जब यूसीसी की बात होती है तो महिला अधिकारों की भी बात होती है। आप इस इत्तेफाक रखती हैं? बिल्कुल,
क्योंकि अगर आप कहते हैं कि एक धर्म की लड़की को 18 साल के बाद शादी करनी है, लेकिन दूसरे धर्म में आप 15 साल की उम्र में एक बच्ची की शादी करा दोगे, तो देयर इज अ प्रॉब्लम। और अगर आप मात्र महिला की बात ना करें, संविधान की बात करें, तो क्या हिंदुस्तान में सभी धर्म के लोगों को एक समान कानून के सामने प्रस्तुत नहीं होना चाहिए? क्या अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग कानून होना चाहिए? तो यूसीसी की जब आप बात करते हैं, उसकी पृष्ठभूमि यही है कि अगर हम कहते हैं जस्टिस फॉर ऑल, व्हाट इज द बेसिस ऑफ दैट जस्टिस? 15 साल की नाबालिग बच्ची का क्या जबरन ब्याह कराना चाहिए? लेकिन अगर उनकी कानून में ये मर्यादा है, तो कई ऐसे कोर्ट के दस्तावेज आए हैं जिसमें कोर्ट ने कहा भी कानून में लिखा है करा दो 15 साल में। और उसका परिणाम क्या होता है? बच्ची 16 साल की उम्र में इम्प्रेग्नेट हो जाती है, बच्चा पैदा करती है, या तो खुद मर जाती है या बच्चा मर जाता है। क्या हम चाहते हैं 16-15 साल की बच्चियों के साथ ये हो? मैं तो बिल्कुल इत्तेफाक रखती हूँ। अगर आज हिंदू धर्म में किसी लड़की को, मेरा इंडियन मैरिज एक्ट में ब्याह हुआ है क्योंकि मैं एक पारसी से ब्याही हूँ, लेकिन अगर हिंदू धर्म में किसी का ब्याह टूटता है, उस औरत के अधिकार हैं। तो फिर ये जो इसे विरोध करते हैं, यूसीसी का जो विरोध करते हैं, वो ये कहते हैं मेरे कि जो पास उनके लिए एक ही प्रश्न है, क्या 15 साल की उम्र में एक बच्ची का ब्याह करके एब्सोल्युटली उसको प्रेग्नेंट करने का अधिकार किसी कानून को है? एब्सोल्युटली। तो जो विरोध करता है पहले उसका जवाब दे दे समाज को। लेकिन फिर उसे हिंदुस्तान के सेक्युलर फैब्रिक के साथ जोड़कर क्यों देखा जा रहा है? सेक्युलरिज्म के ऑल्टर पे आप 15 साल की बच्ची की शहादत दे सकते हैं कि 30 साल का 40 साल का आदमी उससे शादी करेगा? ये कौन सा सेक्युलरिज्म है? यहाँ पे कुछ लड़कियां बैठी हैं, मतलब 18, 20 या 22 साल। कैन यू इमेजिन 15-year-old बेबी गिवन टू अ 30-40-year-old मैन? कौन सा सेक्युलरिज्म है ये? कैन यू इमेजिन एक औरत जिसके पास 4-5 बच्चे, उसको बोल दे भाई तलाक हो गया, चलो, कुछ नहीं मिलेगा। तो कौन सा सेक्युलरिज्म है जो 15 साल की लड़की को हवाले करना चाहता है किसी के? उसका जवाब दे दें विरोधी। हिजाब जिसके खिलाफ हम देख रहे हैं ईरान में प्रोटेस्ट हो रहा है, वहाँ पर देखिए, जो भी चीज़ स्वेच्छा से की जाए उस पर मुझे टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। नहीं, मैंने आपसे इसलिए सवाल पूछा क्योंकि इसे बच्चियों के एजुकेशन से जोड़ दिया गया, कोर्ट में जो दलीलें दी गई। एक चीज़ मैंने स्पष्ट बहुत सारे सार्वजनिक मंचों पे कहा, मैं कैथलिक स्कूल में पढ़ी थी और मेरे कैथलिक स्कूल का एक नियम था, आप तिलक नहीं लगा सकते, आप मौली नहीं बांध सकते, आप मेहंदी नहीं लगा सकते, थोड़ी बहुत बच्चे, लेकिन आप नहीं लगा सकते। तो जब मेरा दाखिला हुआ उस स्कूल में, मेरे परिवार को पता था कि इस स्कूल का ये नियम है। मैंने कभी नियम भंग नहीं किया। मेरे बाप आप कभी कोर्ट में नहीं गए, हम हिंदू हैं जी, हमने स्कूल में डालते वक्त हमको पता था कि ये नहीं मौली पहनने देंगे, लेकिन अब हमको पहनना है। मैं एक पारसी से ब्याही हूँ, पारसी धर्म में नियम है कि जो पारसी नहीं है वो मंदिर में नहीं जा सकता। मैं आज मंत्री हूँ, सबरीमला का इतना बड़ा विषय बना था, मैं गई हूँ क्या कभी किसी पारसी अग्यारी में जबरन? नहीं, मैंने उनके धर्म और उनके नियम का पालन किया और उसका समर्थन किया। तो मैं हर धर्म का समर्थन करूं, उनके नियम का समर्थन करूं, लेकिन मेरे धर्म की आप धज्जियां उड़ा दीजिए, ये कहाँ इंसाफ है? और अगर आप एक व्यवस्था का हिस्सा हैं, if you have chosen to be a part of an institution which has set rules, जब हमारे कैथलिक स्कूल में तो ये भी कहते थे नीज के नीचे 2 आपका इंच स्कर्ट होना चाहिए, इतना तक नियम था।
तब तो किसी ने कोर्ट में जाके नहीं बोला नहीं हमको 1 इंच ही चाहिए। तो व्हेन यू नो यू हैव एंटर्ड एन इंस्टीट्यूशन विद अ सेट रोल, आप एंकर हैं, आपने जब जी में नौकरी की निश्चित रूप से कॉन्ट्रैक्ट साइन किया होगा, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होगा आप ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते, और आपने अपनी मर्जी से फिर वो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। बाद में आप कह सकते हैं क्या नहीं जी मेरा आज मूड बदल गया है? नहीं कह सकते। किसी भी इंस्टीट्यूशन के रूल बुक को आपको follow आपको करना इंस्टीट्यूशन पसंद नहीं है, आप इंस्टीट्यूशन बदल लीजिए। मेरे कैथलिक स्कूल में कहा आप जाइए कैटेकिज्म की क्लास में, मैंने कहा मैं नहीं जा सकती भाई, मैं हिंदू हूँ। प्रिंसिपल ने बुलाया माँ बाप को, ये छटाक भर की लड़की कह रही है। माँ बाप ने कहा हाँ जी साहब ये नहीं जा सकती। स्कूल ने कहा ठीक है। इंस्टीट्यूशन से भी अगर चर्चा करनी है, और इंस्टीट्यूशन सारे के सारे रिजिड नहीं होते, लेकिन एक मर्यादा है जिस फ्रेमवर्क में हम सबको जीना है, सामाजिक समन्वय बनाकर। स्मृति जी, आई एम एंजॉइंग टॉकिंग टू यू। मेरे लास्ट 2 सवाल हैं और थोड़ा सा टाइम का कॉन्स्ट्रेन है। 2024 में स्मृति ईरानी अमेठी, रायबरेली या वायनाड? स्मृति ईरानी सिर्फ अमेठी की वजह से स्मृति ईरानी नहीं है। नहीं, सिर्फ जानना चाह रही हूँ 2024 उल्टा में। करिए प्रश्न, 2024 में कौन आने वाला है अमेठी? एक को तो पटक चुके, दूसरी बार आजमाना चाहें तो तैयार हैं। लेकिन भाजपा, मैं नियम और फ्रेमवर्क की आपसे बात कर रही थी। भाजपा का नियम ये है कि स्मृति ईरानी कहाँ से, ये पार्लियामेंट्री बोर्ड डिसाइड करता है, स्मृति ईरानी डिसाइड नहीं करती। लेकिन रायबरेली वालों को पता नहीं क्यों कांग्रेस के खेमे में डर लग रहा है। आपने रायबरेली की बात उठाई, मैं रायबरेली की दिशा कमेटी की चेयरपर्सन हूँ, सोनिया जी को चेयर हैं। मैंने 2 मीटिंग्स की हैं। दिशा की मीटिंग में क्या होता है, पूरे के पूरे जनपद में, डिस्ट्रिक्ट में, लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में प्रशासन के जितने काम है, गरीब के लिए राशन कार्ड बनवाना, घर बनवाना, नाली साफ हुआ कि नहीं, पानी की व्यवस्था कराना, उसके लिए सांसद को प्रशासन के साथ जिम्मेदारी दी जाती है। बार बार सोनिया जी को लिखते हैं मैडम मीटिंग है प्लीज़ आ जाइए आ जाइए आ जाइए, नहीं आए आज तक, अपने लोकसभा क्षेत्र में नहीं आए, और देश घुमा, अपने लोकसभा क्षेत्र में नहीं गए। तो जो समय हमेशा अहंकार की मुद्रा में रहते हैं, डर उनको लगना चाहिए, मुझे क्यों लगेगा? नहीं, आपकी छवि एक दबंग लीडर की है, मैं इसलिए दबंग मैंने आप जिस तरह से मान आपका बैठी हूँ। मुखर अंदाज और जिस तरह से आप अपनी बात देखिए मैं रखती जो हैं, हूँ वो हिंदुस्तान की हर औरत है, बस फर्क है मेरे पास माइक है, उनके पास माइक नहीं है। देकर देखिए पता चल जाएगा। थैंक यू सो मच स्मृति Thank you. ईरानी जी, थैंक यू सो मच।